नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। जुलाई का महीना आ चुका है और नीट 2024 जो कि मई के महीने में होना है, उसमें सिर्फ 10 महीने बचे। अब इन 10 महीनों में आपको उन लोगों के साथ कंपटीशन में जाना पड़ेगा जो पिछले 1.5 या 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप आउट ऑफ द कंपटीशन अभी भी नहीं हुए, आप अभी भी कंपटीशन के अंदर हैं, और बट फ़र्क इतना है कि आपको अब कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप एक कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठ जाओ और जो जो मैं कह रहा हूँ बस उसको फॉलो करो, एंड आई प्रॉमिस यू कि ये मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगा आपका 5 मई को, जो कि मई के पहले संडे को एग्ज़ाम होता है। अब इसमें इस साल क्राइटेरिया में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। हर साल से इस साल थोड़ा अलग हुआ, क्योंकि इस साल एनटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, इस साल एनएमसी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। तो एनएमसी ने कहा है कि आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज का क्राइटेरिया तो हर साल होता था, लेकिन इस साल फ़र्क ये है कि आपका मंथ का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी डेट का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका सिर्फ ईयर है। आप इस साल पेपर दे रहे हो तो आपका बर्थ 2007 में होना चाहिए। दैट्स इट। इस साल कॉमन काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी। हर साल होता था कि 85% स्टेट कोटा होता था और 15% पे ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन होते थे, लेकिन इस साल एनएमसी ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सबकी सीट पर ऑल इंडिया कोटे पे एडमिशन होगा, कोई स्टेट कोटा कुछ भी नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द टाई ब्रेकिंग प्रोसेस। मतलब कि अगर मेरे और आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, तो पहले बायोलॉजी के मार्क्स को कंसिडर किया जाता था कि जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा है उसकी रैंक आगे चली जाएगी। इस साल उल्टा कर दिया प्रोसेस। इस साल सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर फिजिक्स में भी सेम आ रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री को देखा जाएगा और फिर सबसे एंड में बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। इस साल प्रोसेस में थोड़ा सा इतना चेंज है। अब अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने बचे हैं। अभी 10 महीनों में आपके पास क्लास 11th और क्लास 12th के पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ओवरऑल 6 सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें अगर मैं 1 महीना निकाल दूँ जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे रहे हो, पेपर्स दे रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपके पास 9 महीने बचे। उसके हिसाब से 1.5 मंथ्स, लगभग 45 दिन इन हर एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 11th बायोलॉजी, एंड सेम विद 12th की पीसीबी के लिए आपके पास 1.5 महीना बचा। अब अगर आप ड्रॉपर हो, चाहे आप 12th अपीयरिंग हो, ये स्ट्रेटजी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप 12th में हो तो आपको अभी 12th का सिलेबस कवर करना है और आपका ये टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम। आइडियली तो आपका सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट स्टिल ये मैं बहुत ऐसे डिलेड आपको डेडलाइन दे रहा हूँ कि आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दिसंबर का मतलब दिसंबर एंड नहीं, दिसंबर का मतलब नवंबर एंड तक, ये मैक्सिमम है। बट स्टिल ट्राई करना कि आपका अक्टूबर एंड तक सिलेबस कवर हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करो तो करेक्ट के लिए आपको +4, इनकरेक्ट के लिए -1 मिलते हैं। पहले ऑप्शंस नहीं आते थे नीट के एग्ज़ाम में, लेकिन अब ऑप्शंस आते हैं। तो ये सेक्शन बी के अंदर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर यहाँ पर 5-5 चॉइसेस आपके पास आती हैं। ओवरऑल 720 नंबर का पेपर है। अब अगर हम बात करें सीट्स के लिए, तो आपके पास टोटल एमबीबीएस की सीट्स इतनी हैं। बीडीएस की इतनी हो गई आयुष के अंदर, जहाँ पर होम्योपैथिक आता है, आयुर्वेदिक आता है और नेचुरोपैथी आता है, एंड यूनानी मेडिसिन आती हैं। वहाँ पर टोटल 52,000 सीट्स हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर एग्जैक्ट गवर्नमेंट के अंदर कितनी आ रही है, प्राइवेट के अंदर कितनी आ रही है, उसका एग्जैक्ट डेटा साइट्स पर नहीं गिवन, क्योंकि गवर्नमेंट की ना कुछ सीट्स इस साल बढ़ रही हैं, तो कितनी एग्जैक्ट कितनी बढ़ेंगी वो क्लियर नहीं है। एंड बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एग्जैक्ट 603 सीट्स हैं। अब इसको छोड़ देते हैं और इसके साथ साथ नर्सिंग भी होता है। अब क्योंकि नर्सिंग के काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इनके थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में लेकर ही नहीं आ रहा। हम सिर्फ एमबीबीएस की बात करेंगे, क्योंकि वही आपका ड्रीम है। आप एमबीबीएस के लिए ही ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एमबीबीएस की टोटल 54,278 गवर्नमेंट की सीट्स हैं। प्राइवेट मिलाकर तो ये 1 लाख से ऊपर है, लेकिन वहाँ पर आपकी फ़ीस प्राइवेट के अंदर भी 1 करोड़ के आसपास चली जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंडियन फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। घर बार सब बिक जाएगा उसके अंदर। तो हम इसको छोड़ देते हैं कि हमारे पास जो 1 लाख सीट्स हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर प्राइवेट भी आती है और सेमी गवर्नमेंट भी आती है और गवर्नमेंट भी है, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं। अब हालांकि ये रूल गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में आधी सीट पे गवर्नमेंट की फ़ीस पे एडमिशन होगा, लेकिन वो भी थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहे हैं। अब
गवर्नमेंट सीट्स के हिसाब से 54,278 बच्चों का एडमिशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समवेयर इन बिटवीन दिस लाई करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप फिर 560 मार्क्स कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीट 2023 के रिजल्ट के लिए। लेकिन ये टोटल सीट्स हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन लगाओगे तो 27,100 एंड समथिंग सीट्स बच गई आपके पास। अब 27,000 के लिए यहाँ पर आप पहुँच गए इधर, मतलब इधर 600 नंबर पर 600 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे टू गेट 27,000 रैंक। इसके अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कहीं पर जाकर लैंड कर जाए। अब ये कैसे होगा? अब इसके लिए आपको ये वाला एक डेटा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 2023 का पेपर है नीट का, उसमें फिजिक्स के अंदर 64, केमिस्ट्री में 54, बायोलॉजी में 40% ईजी आता है। बायोलॉजी में मैं दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, जूलॉजी को भी और बॉटनी को भी, दोनों का कंबाइंड डेटा है ये। तो फिजिक्स से 64% ईजी थी, जो कि पीसीबी वाले बच्चों को फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, बट 64% सबसे ज़्यादा ईजी फिजिक्स आई है, एंड देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। और इस साल बच्चे कह रहे थे कि केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड है, 54% ईजी थी। टफ इज 12% केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, और बायो में टफ 11% था। ओवरऑल वो 11% के आसपास थोड़ा मुश्किल वाला पोर्शन था। तो इजी और मीडियम को मिलाएं अगर हम, तो इजी मीडियम में ये वाला पोर्शन आता है। ये पिछले 10 साल का एवरेज बनता है। यहाँ पर इजी इतने और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इतने आते हैं इन तीनों के अंदर, तो ओवरऑल इजी इतने और मीडियम इतने बन गए। अब सिर्फ मार्क्स को कंसिडर करूँ तो इस मार्क्स के बेस पर इतना हमारे पास इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स हमारे पास बन गए। 365 इजी का और 283 मार्क्स का हमारे पास मीडियम लेवल का पेपर बनता है। और ये 2023 में देखें तो इजी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था और मीडियम वाला पोर्शन थोड़ा कम था। ओवरऑल कंसीडर करो ये सबको तो अराउंड 650 के आसपास यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं। तो अब आपका मेन पार्ट आता है कि आप 650 से 700 की जंप कैसे लगाएं। मतलब कि आप सारा इजी और मीडियम पोर्शन तो कर लोगे, लेकिन आगे एक रैंक लाने के लिए, एक अच्छी रैंक और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए अब आपको 650 से 700 की जंप लगानी पड़ेगी। वो कैसे करें, वो मेन पार्ट है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अब अगली चीज़ 700 प्लस को स्कोर कैसे करें, हम उसकी डिटेल स्ट्रेटजी करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को चालू करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आप जानिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, लेवल 0, 1 या 2। लेवल 0 इज़ अगर आप अभी CBSE के अंदर 60 to 70% मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हो इन CBSE, तो आप लेवल 0 पर। अगर आप CBSE के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो और आपने अब तक नीट को छुआ ही नहीं है, तो आप जहाँ पर हो लेवल 1 पर। और आप लेवल 2 पर हैं, इफ़ आप CBSE में तो 80 प्लस स्कोर कर ही रहे हो, साथ साथ आपने नीट के PYQs को निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो आपको एक डे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। डे टाइम टेबल इसलिए क्योंकि आपको जो नीट का पेपर होगा वो दिन में होगा। मैं मानता हूँ कि रात को बहुत आसान होता है पढ़ना, बिल्कुल शोर वोर कुछ नहीं है, बहुत आराम से आप शांति में पढ़ सकते हैं और एक अच्छा टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन आपका जो नीट का एग्जाम है ना, वो दिन में होना है। आपको दिन के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी क्लॉक ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि जो नीट का एग्जाम का टाइम है, जो कि दोपहर में 2 बजे के करीब का होता है, वहाँ पर आपकी बॉडी क्लॉक पूरी तरीके से एक्टिव रहे, आपकी बॉडी और माइंड पूरा एक्टिव रहे, ताकि आप पूरे फोकस के साथ और अपनी पूरे एफिशिएंसी के साथ उस एग्ज़ाम को कर पाएँ। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, यह बात आपको अभी माइंड में बैठानी पड़ेगी। इस वजह से आप एक डे टाइम टेबल बनाओ, आप दिन में पढ़ना चालू करो। अभी तक आप रात में पढ़ रहे थे, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सब ठीक है, बट आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी क्लॉक को दिन के लिए सेट करो। आप ये कोशिश करो कि आप दिन में उठो, थोड़ा जल्दी आपसे नहीं उठा जा रहा 6 बजे, कोई बात नहीं, आप अभी 10 बजे उठ रहे हो तो आप 9 बजे, फिर 8, फिर 7, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके 6 या 5 बजे उठना शुरू करो, ताकि आप दिन में एक अच्छी एफिशिएंसी पे पहुंच पाओ। दूसरा, आप 7 से 8 घंटे पढ़ो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और 3 से 4 घंटे अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। रात को 6 घंटे प्लस दिन का 1 घंटा मिलाकर आप टोटल दिन के 7 घंटे का आराम ले सकते हो, जो कि आगे चलते चलते ऑब्वियसली कम हो जाएगा। खुद ही बॉडी इतना अपने ऊपर प्रेशर लगा देगी कि आपको नींद ही नहीं आएगी एग्जाम आते आते। स्टडी मटेरियल अरेंज करो। दूसरा पॉइंट, स्टडी मटेरियल आपके पास आप देखो तो बहुत सारा है। अब आप सारा स्टडी मटेरियल एक साथ नहीं पढ़ सकते, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या करना है।
उस सारी चीज़ों को छोड़ो, आप सिर्फ अपने लेवल को देखो और उस लेवल के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को देखो। आपके पास ये पूरा स्टडी मटेरियल है अपने पैटर्न, अपने पेपर के लिए। अब इसमें आप इसके साथ साथ एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक को भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपका लेवल बिल्कुल कम है, मतलब आप लेवल 0 पर हो, तो आप ये वाला मटेरियल उठाओ, सिर्फ सीबीएसई के पीवाईक्यूज करो, प्रदीप के एसएलआर उड़ा करो। अगर आप लेवल 1 पर पहुंच गए तो आप ये वाला आप उठाओ, प्लस यहाँ पर आप ये भी करो अगर आप लेवल 2 पर पहुंच गए तो। जेई के पीवाईक्यूज आपको कोई नहीं करेगा करने को नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि जेई का लेवल काफ़ी अलग आता है। पर अगर आपको 650 से 700 पे जाना है एक बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर तो आपको अपना लेवल को थोड़ा ज़्यादा शूट करना पड़ेगा, और उसके लिए जेई के पीवाईक्यूज आपको काफ़ी मदद करेंगे। नीट के पेपर में जेई के लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जेई के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेंगे। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिन भी वो बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हो रहा होता है ना हर साल, वो जेई के पीवाईक्यूज करके ही जाते हैं। आप कभी भी किसी भी एम्स के प्रेजेंट स्टूडेंट से या कोई पास्ट का स्टूडेंट हो उससे पूछ लो, तो वो हमेशा जेई के क्वेश्चन करा हुआ होता है, उसने जेई के क्वेश्चन करे हुए हैं, और ये वजह है कि उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वो पीसीबी और जूलॉजी बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैक में नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं आ रहा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री को एक अच्छे लेवल पर जेई के क्वेश्चन से करता है। तो ये तो आप करना ही। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी है, मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप इसमें से कर सकते हो। केमिस्ट्री अगेन एग्जाम्पलर आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पलर आप चाहे लेवल 1 पर हो चाहे लेवल 2 पर हो, आप उसमें इसके क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी के लिए सीबीएसई के पीवाईक्यूज अगर आप लेवल 0 पर हो। अगर आप लेवल 2 पर हो और आपने अब तक सीबीएसई के पीवाईक्यूज नहीं किए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये करना ही पड़ेगा। लेवल 2 पर और आपने कोचिंग का मटेरियल अभी तक नहीं करा या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपके पास ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाली चीज़ें करो, कवर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगेन लेवल 0 पर ये, लेवल 1 पर ये, और लेवल 2 पर ये वाला। अब यहाँ पर अरिहंत के अलावा कोई सी भी पब्लिकेशन ले सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस एग्जाम्पलर इफ आप लेवल 1 पर स्टैंड कर रहे हो चाहे लेवल 2 पर हो। और बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी पीवाईक्यूज इफ आप लेवल 0 पर हो। फिंगर टिप्स इफ आप लेवल 1 पर आ गए, और कोचिंग भी अगर लेवल 1 पर हो, और नीट के पीवाईक्यूज करो अगर आप लेवल 2 से आगे पहुंच रहे हो तो। अब भाई के अंदर तो सिर्फ आपका एनसीईआरटी है, आपको ज़्यादातर टाइम तो एनसीईआरटी रीड करने में देना होगा, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एकदम पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। आप कोई से भी बुक उठा लो, कुछ भी करो, बट बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी को आप गॉड मानो और सिर्फ उसी के फॉलो करो और कुछ भी नहीं। बैकलॉग रिकवरी। अब बैकलॉग मतलब जो 11th वाले टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उनको कैसे कवर करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सारी चीज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप एक लेवल वाइज जाओ। अब ऑब्वियसली आपको 720 में से 700 के ऊपर लाना है, तो आपको करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, और लगभग हर सब्जेक्ट में से हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि आप कोई फाइनली कोई चैप्टर छोड़ के जाना, बट आप अभी के लिए एक ऐसा प्लान बनाओ कि जो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, प्लस जो 11th और 12th के रिलेटेड चैप्टर्स हैं ना, उनको पहले कवर कर दो। जैसे 11th की ऑर्गेनिक 12th की ऑर्गेनिक से रिलेट करेगी तो आप उसको कर लो, इनऑर्गेनिक से रिलेट करेगी, आप उसको कवर करो। फिजिक्स में 11th का कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जो 12th से रिलेट करे, तो आप उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लास्ट में उठाना। फिर उसको 11th की फिजिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको जो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आती है उसको करो, देन हाई वेटेज वाली चीज़ों को करो, एंड देन धीरे धीरे करके ऐसे चीज़ों को कवर करो। बट पहले 12th करो एंड देन बैकलॉग्स को कवर करना, कि कहीं आपको बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में 12th ही बैकलॉग ना हो जाए। तो पहले तो अपनी 12th को पूरा अच्छे से करो, उसके बाद आप 11th के बैकलॉग्स को क्लियर करो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा थ्योरी में जाना ही नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट बनाओ और कंटिन्यूसली फॉर्मूले को रिवाइज करते जाओ। अगली चीज़ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो बायोलॉजी के अंदर तो आपको सबसे पहली चीज़ तो टीचर के लेक्चर सुनने हैं, उसी टीचर पे आपको पढ़ना है जो आपको एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ा रहा है। अगर कोई ऐसा टीचर है जो आपको एनसीईआरटी से काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो आप उस टीचर को छोड़ दो, वो टीचर ही आपको प्रेफर करना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए जो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अराउंड की ही चीज़ें पढ़ा रहा है। आपको ऑब्वियसली नीट में 1-2 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर के, लेकिन आपका सबसे पहला टारगेट है कि आपको एनसीईआरटी की सारी चीज़ें कवर करनी है। एनसीईआरटी के अंदर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। सारे डायग्राम से, सारे टेबल से, सब कुछ एकदम चार्ट जाना है, कुछ रहना नहीं चाहिए उस बुक के अंदर से।
उसके बाद बाहर जाओ, बट पहले बुक करो और उसी टीचर के साथ करो जो आपको पहले तो पूरी बुक करा दे, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे पहुँचो। एक ऐसा टीचर मिलना ही बहुत मुश्किल है। अब टीचर तो कई सारे होते हैं, वो आप दिखा दें कि भाई हमें बहुत कुछ आता है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ाएंगे, लेकिन उन टीचर से पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखो कि आपके लिए क्या बेटर है। देन टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जो NCERT बेस्ड पढ़ा रहा है, तो टीचर के मुंह से जो निकला वो आपको नोट्स में लिखते जाना है। कहीं पर भी वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। जो टीचर के मुंह से निकला वो आपकी नोट्स वाली कॉपी में होना चाहिए। फिर इन नोट्स को घर पे जाके रिवाइज करो, इसको थोड़ा शॉर्ट करो, जो जो अच्छी चीज़ें लग रही है उसको लिखो, ऐसे पढ़ना है। देन जो आपको रिवीजन करना है वो NCERT से करना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अब आप जब PYQs करने लगे तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स NCERT के अंदर टॉपिक वाइज ही नोट करते जाओ। स्टिकी नोट्स लगाओ, चाहे पेंसिल से लिखो, चाहे कुछ भी करो, बट NCERT के अंदर ही नोट करते जाओ। फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको उन्हीं बुक से करनी है जो NCERT बेस्ड है। NCERT से बाहर नहीं पढ़ना कहीं पर भी। और ये सब करने के बाद वापसी रिवीजन करने लगो और फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ यही चीज़ है। दूसरा केमिस्ट्री, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि केमिस्ट्री के लिए भी आपको टीचर के लेक्चर सुनना है, और टीचर भी वही जो NCERT के अराउंड ही आपको पढ़ा रहा है। फिर वही चीज़ जो टीचर ने कहा वो सारी चीज़ नोट्स में होनी चाहिए। घर जाकर उन नोट्स को वापसी पढ़ो और उसको और ज़्यादा छोटा कर दो। कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और लगातार अपने नोट्स को शॉर्ट करते जाओ। पेपर टाइम तक आपके जो नोट्स हैं वो एकदम शॉर्ट और क्रिस्प, एकदम बिल्कुल एक पेज के अंदर सारा काम आ जाए, ऐसे वाले हो जाने चाहिए। फिर से NCERT से रिवाइज करो। क्वेश्चन जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक में जो करवाए गए थे वो क्लास वाले वापसी करो और उसको सॉल्व करो बिना देखे हैं। उसके बाद वापसी जाओ होमवर्क करने के लिए, बट पहले क्लास वाले क्वेश्चंस करो घर पे आकर। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी बुक से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी बुक्स अच्छी हैं, बट क्वेश्चंस को मार्क करते जाओ। मार्क कैसे करना है कि कोई क्वेश्चन आपको आपसे सॉल्व हो गया, लेकिन आपको उसको करते हुए मज़ा आया, कि आपको लगा कि भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे इसको करने में मज़ा आया, तो आप उसको मार्क करो। प्लस कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ उसको मार्क कर दो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे F=ma आ रहा है, कुछ है ही नहीं उस क्वेश्चन के अंदर, तो उसको छोड़ दो, उसको सीधा काटा लगाओ कि ये क्वेश्चन को वापसी नहीं करना कभी। जो आपको अच्छा लगा और जो आपसे नहीं हुआ आप उन वाले क्वेश्चंस को मार्क करते चलो। सब करने के बाद फिर से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड देन वापसी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाओ। बची फिजिक्स के अंदर सेम लेक्चर, टीचर, NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनेगा तो वो करना है, प्लस नोट्स बनाने हैं। घर आकर उन नोट्स को थोड़ा छोटा करना है। फिर क्वेश्चंस करने हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में हुए थे वो बिना देखे, और इसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसी भी बुक से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्वेश्चन को जैसे पहले कहा वैसे मार्क करते जाओ। फॉर्मूला शीट बनाओ, हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। फिर रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर वापसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है। अब 720 में से 700 नंबर लेकर आने हैं, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 20 नंबर का है। आप 20 नंबर में गलतियां कर सकते हो। अब आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, सारी चीज़ें प्रिपेयर करो, लास्ट में जाकर सिर्फ सीधा नीट का पेपर देने चले जाओ बिना प्रैक्टिस करे, तो आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में कैसा लगता है, पेपर देने कैसे बैठते हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन करें, लास्ट में कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। तो सारी चीज़ें को आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, सिर्फ टेस्ट देने से भी कुछ नहीं होता कि टेस्ट देकर रिजल्ट आ गया ठीक है आगे देखेंगे। टेस्ट दो, उसका रिजल्ट देखो और उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि अब उस टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करो कि आगे क्या करना है। तो टेस्ट दिया, उसकी एनालिसिस करो कि एनालिसिस में क्या हुआ, कि मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था, आता था बट कर नहीं पाए, या कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दी, जो कि 80% केसेस में होता है। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। और इसके लिए आप एक मिस्टेक बुक बनाओ, जहाँ पर आप एनालाइज कर रहे हो और लगातार लिख रहे हो कि हाँ इस टॉपिक से गलती हुई है, इस चैप्टर में गलती हो रही है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में गलती हो रही है। आप कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हो ताकि आपको पता हो कि ये गलतियाँ थी और आगे मेरे को इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। ये चीज़ आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अगला पॉइंट, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा अच्छा। प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर करते जा सकोगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब लेस टाइम, इस पॉइंट का मतलब है कि आप क्लास में जितना ज़्यादा अटेंटिव हो सकते हैं ना उतना ज़्यादा रहो। आप क्लास में पूरे फोकस के साथ टीचर को सुनो। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप जब घर पे जाके चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको एक बार में पढ़ते याद आ जाएगा कि टीचर ने क्या कहा, और उसके हिसाब से आपको टाइम कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा अगर आप क्लास में थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहोगे तो।
दोस्त वोस्त सारे बगल में बातचीत करते रहते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसको छोड़ दो। बस 10 महीने हैं, 10 महीने बाद आपके नाम के आगे एक डॉक्टर के लिए आप तैयार हो जाओगे, डॉक्टर लगाने के लिए। तो आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि आपको अभी क्लास में जो जो चल रहा है उस पर पूरा ध्यान देना है, ताकि आपका टाइम बचे और वो वाला टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सको। धीरे धीरे करके अपने नोट्स को शॉर्ट और क्रिस्प करते जाओ, बिल्कुल आपका पूरा चैप्टर एक पेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, ऐसे वाले नोट्स आप बना लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कहीं पर भी आप इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो। आप बिल्कुल अपना टाइम शुरू से रात तक मैनेज करो। रात को अगले दिन क्या पढ़ना है वो आपकी प्रिपरेशंस हो जानी चाहिए, इस अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करो अपनी। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, सोशल मीडिया से और दोस्तों से दूर हो जाओ कुछ टाइम के लिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। आप प्रेशर कुकर नहीं हो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ही आप एक अच्छा आउटपुट दे पाओगे। आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो और ये सब करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, बट एक लिमिट में। यही टाइम मैनेजमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी ये सारी चीज़ें। कई दोस्त होंगे जो आपको ये कहेंगे कि छोड़ना है, कुछ नहीं होता, इससे 1-2 दिन छुट्टी करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में ना एक जीतू सर है, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है। वो कभी भी ऐसा कुछ अलग सा काम होता है जो उनका मन नहीं होता करने का, तो उसमें सिर्फ ये कहते हैं अबे चल। तो कभी भी कोई दोस्त आपसे ये कहे कि छोड़ना कुछ नहीं होता, 1 दिन है, 2 दिन है, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, जस्ट से अबे चल एंड मूव ऑन, भाड़ में जान दो उन्हें। डाउट्स रिजॉल्व करते रहो कंटिन्यूसली, डाउट्स मत छोड़ो कहीं पर भी। आपको टीचर को लगातार अप्रोच करते रहो कि आपको डाउट आया, आप डाउट को रखो मत कि मेरे पास ऐसे 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं जाके टीचर से पूछूंगा। एक भी है तो टीचर से पूछो। आप टीचर को क्वेश्चन भेजो, अब व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कई सारे टीचर ऐसे कनेक्ट रहते हैं, तो आप उनको बोलो। ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो, उनको क्लास से पहले सीधा पहुँच जाओ टीचर के पास कि मेरे को डाउट है, ये बताओ, तब आगे क्लास में आगे बढ़ोगे। कंटिन्यूसली आप डाउट्स अपने क्लियर करते जाओ, बिल्कुल रखो मत अपने पास बैकलॉग्स। संडे को रिवीजन देने के हिसाब से रखो, मंडे सैटरडे लगातार पढ़ो, संडे को रिवीजन करो, टेस्ट दो, बस। आगे नए संडे को नया कुछ मत पढ़ो, पूरे हफ्ते जो पढ़ा संडे को उसको रिवाइज करो और कोई ना कोई टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज या कंप्लीट सिलेबस का, जो भी आपको लगे। मोटिवेटेड रहो, ब्रेक्स लेते रहो। आई नो यू वांट टू रॉक इस एग्ज़ाम में। बस ये मत सोचो कि डॉक्टर बनना मेरा सपना है, ये सोचो कि डॉक्टर बनना मेरा एम है। सपने सिर्फ देखे जाते हैं, एम को अचीव किया जाता है। एम आता है ईगो पर, और जब चीज़ ईगो पर आती है तो वो काफ़ी डुएबल लगने लगती है। सिर्फ इस बात पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं। इस बात पे एक लाइन मैंने लिखी थी, एक कविता मैंने लिखी थी कि एक सोच थी कि सोच से किस्मत बदलता जाऊंगा, सफ़र में मैं गिरूंगा पर गिर के फिर उठ जाऊंगा। हाँ, रास्ते हैं मुश्किल, किस्मतें भी आजमाएंगी, उठूंगा मैं फिर इस कदर कि मंजिलें झुक जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा स्टूडेंट कहाँ गया? सुनो भाई, स्टोरेज जा रही है, जल्दी गया वो, घुस जा, कुंडी लगा जल्दी जल्दी। भाई स्टोरेज जा रही है, इतनी स्टोरेज नहीं है फोन में, क्योंकि आपको तो जल्दी बैठ।